देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? 8 तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स को ही हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सबको मिलाकर हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है कोई भी, किसी का भी नेम, एनिमल, प्लेस या थिंग्स, इसको हम लोग कहते हैं नाउन। नाउन। सोचो किसी पर्सन का नेम है तो हम लोग बोलेंगे वो नाउन है। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं राम इज अ बैड बॉय, तो राम यहाँ पे क्या है? नाउन है, क्योंकि वो किसी का नेम है। ठीक है। बॉय भी क्या है? बॉय भी एक थिंग है, तो वो भी नाउन है। ठीक है। अब हम लोग को इसमें समझना, हम ये सब क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि बेसिकली वॉइस ये सब समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम लोग के सिलेबस में उस तरह नहीं है कि इससे एमसीक्यू देगा, पर ये काम आएगा आगे का ग्रामर पढ़ने के लिए। तो एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो पहले होता है, जो कर रहा है, उस काम को जो कर रहा है, इसलिए हम लिखे डूअर। डूअर मतलब होता है जो उस काम को कर रहा है, जिस जिस जो मेन है उस सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट है जिस चीज को वो कर रहा है। जैसे कि द पियोन रैंग द बेल, पियोन ने बेल बजाया, तो पियोन बेल बजा रहा है, तो वो डूअर है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है जो डूअर है, जो कर रहा है। और वो क्या क्या बजा रहा है? बेल बजा रहा है, इसलिए बेल यहाँ पे रिसीवर है, जिस चीज को वो कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर राम इज स्टडिंग अ बुक, तो राम बुक पढ़ रहा है, तो कौन काम कर रहा है? राम। और किस चीज के हेल्प से कर रहा है? बुक के हेल्प से, तो बुक है हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो अभी टाइप्स ऑफ नाउन है। टोटल हम लोगों का 4 तरीके का नाउन होता है, पर हम लोग को पूरा पूरा चीज सिलेबस में नहीं है और पूरा चीज हम पढ़ा भी नहीं रहे। मेजर मेजर चीज है, पहला है कॉमन नाउन, जो सबके लिए है, जो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं बॉय, बॉय क्या है? कॉमन नाउन। किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं पता। यहाँ पे हम लिखे पियोन, पियोन है कॉमन नाउन। किस किस पियोन के बारे में बात कर रहे हैं? एक ऑफिस में तो बहुत पियोन है, तो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? जब ठीक से पता नहीं है, जैसे अगर हम तुम लोग को अभी बोले स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आंसर करो, अगर हम ऐसे बोले तो किसको आंसर करने बोल रहे हैं? किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे हैं, तो वो होता है कॉमन नाउन, जहां हम सबको बोल रहे हैं। फिर होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है जहां पे हम बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारा फ्लावर एक ही जगह पे है, तो हम लोग बोलते हैं बंच। तो बंच क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ फ्लावर में बंच इसमें है, फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर नाउन है, क्योंकि फ्लावर तो नाउन है। पर बंच ऑफ फ्लावर क्या है? बंच मतलब एक पूरा गुच्छा, फूल का पूरा एक बंच। तो बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन। अगर बहुत सारा शिप एक जगह जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक, फ्लॉक इज गोइंग। तो फ्लॉक वहां पे क्या है? बहुत सारा शिप को हम लोग कहते हैं फ्लॉक। क्राउड, अगर हम लोग बात करते क्राउड, तो ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारा लोग है वहां पर, इसलिए उसको कहते हैं क्राउड। तो अगर हम क्राउड बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक साथ बोल रहे हैं ग्रुप में, इसलिए वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आता है जब वो चीज, हम किसी पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं, वो या तो एक ही है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वो चीज एक ही है। जैसे जनवरी, जनवरी तो एक ही मंथ है। दिल्ली, या फिर कोई इंडिया, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान का नेम। अगर यहाँ पे हम रियल में मेंशन करें कि गौतम आंसर दो, तो गौतम कौन है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर एक ही गौतम है। अगर दिया बोलेंगे तो दिया एक ही है यहाँ पर, इसलिए हो गया वो सब प्रॉपर नाउन। तो नाउन का मतलब सिंपली यही है, आइडेंटिफाई द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन।
Rahul took the dog to the park. Makes a lot of noise. कार तो कॉमन नाउन है। हाँ Car कॉमन नाउन। common noun. नॉइस भी कॉमन, ये तो कोई नहीं, श्योर नहीं नॉइज है है मैम। हम मैम लोगों का। नॉइज कलेक्टिव नाउन। नहीं, नॉइज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, Abstract. ये हम समझाए एब्स्ट्रैक्ट। नहीं है, इसलिए तुम लोग बोल नहीं पाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखो, एक सेंटेंस में एक बात तो क्लियर है कि नॉर्मली एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो एक नाउन नहीं हो सकता। मतलब अगर एक जन कुछ कर रहा है तो किसी चीज को तो कर रहा होगा। मतलब अगर बोलता है राम इज स्टडिंग, यहाँ पे सिर्फ राम ही नाउन है और कुछ नाउन नहीं है। पर अगर एक पर अगर बोलता राम इज स्टडिंग अ बुक, तो वहां पे राम और बुक दोनों है। तो जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो ही। तो इस सेंटेंस में पर है कार बहुत नॉइज कर रहा है, तो कार कर रहा है, क्या कर रहा है? नॉइज कर रहा है, इसलिए नॉइज। तो देखो, एक बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे समझेंगे कि वो एक्टिविटी एब्स्ट्रैक्ट को। नाउन है? ये कैसे समझ में आएगा? वो प्रॉपर नाउन तो है नहीं, वो कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन नाउन तो कुछ ऑब्जेक्ट होगा। हल्ला, हल्ला तो कोई कॉमन नाउन नहीं है, और वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। नंबर 3, द नेम्स ऑफ पर्सन्स comma places, animals and things are called noun, verb, adjective, adverb. बोलो। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग को कहना है राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेज क्रिकेट, राम स्लीप्स एट 12 AM शार्प। अगर हम लोग को राम के बारे में बहुत कुछ लिखना है, तुम लोग को एक ऐसे राइटिंग देंगे, उसमें राम के बारे में बहुत कुछ लिखना है, तो तुम लोग हर सेंटेंस में राम ये राम वो ऐसा करके नहीं लिखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? लिखा जाता है राम इज अ गुड बॉय, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, ही स्लीप्स एट टाइम। तो हम लोग राम राम बार बार नहीं लिखकर हम लोग राम को ही से रिप्लेस कर दिए। तो नाउन को जब हम लोग किसी एक वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब नाउन की जगह कोई और वर्ड यूज करते हैं जो नाउन को ही सिंबलाइज करता है, मतलब अगर हम बार बार ही यूज कर रहे हैं तो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि राम के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग राम को रिप्लेस कर रहे हैं जिस वर्ड से, उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इसका कितना सारा एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है जैसे आई, वी, यू। अगर आई, जैसे अगर बोलना है कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू ईट चॉकलेट, तो आई यहाँ पे हम किसको डिनोट कर रहे हैं? खुद को। तो हम खुद को एक हम एक नाउन है, खुद को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं आई से, तो आई इज अ प्रोनाउन। हिम बोल रहे हैं, अस बोल रहे हैं, ये सारे ही चीज किसी इंसान को या चीज को डिनोट करता है, नाउन को, या तो ह्यूमन को, या तो किसी ऑब्जेक्ट को, थिंग को, या किसी एनिमल को। तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब की जगह ही हम लोग ये सब वर्ड को यूज करते हैं, नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स की जगह।
इसलिए इसको कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन दो तरीके की होती है, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है जब हम लोग किसी इंसान को डिनोट करते हैं या किसी एनिमल को, मतलब लिविंग थिंग को। एक बात याद रखना, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं जब किसी लिविंग थिंग को हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे, अच्छा, अब इसके अंदर इसलिए हम क्लियर लिख दिए हैं, इट रिप्रेजेंट पर्सन और थिंग। थिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे थिंग का मतलब ये नहीं है कि सामान, सामान से यहाँ पे मतलब है, देखो इट तुम लोग बोलोगे मैम सारा चीज तो पर्सन के लिए, अच्छा यहाँ पे थिंग्स को काट दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो सारा चीज देखो किसी लिविंग थिंग के लिए यूज हो रहा है, आई, वी, यू, शी, ही। तुम लोग बोलोगे मैम इट आ गया, इट तो किसी इंसान को नहीं बोलते, किसी, हाँ इंसान को नहीं बोलते पर एनिमल्स को इट बोलते हैं, इट इज अ काउ, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर बेबी के लिए भी हम लोग इट यूज करते हैं, तो अगर हम लोग एनिमल, बेबी, ये सब के लिए इट यूज होता है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब तो पर्सनल प्रोनाउन क्या दिमाग में रखना है, किसी लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, इसमें इट एक्सेप्शनल है, इट को याद रखना है। इट हम लोग किसी सामान के लिए भी यूज करते हैं, इट इज अ पेन, और इट इज एन एनिमल, तो हम लोग इट दोनों के लिए यूज करते हैं। तो इट पर्सनल प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इट दोनों है। अब प्रोनाउन में तीन तरीके में बांटा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है जहां हम लोग खुद के बारे में बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन है, तुम लोग सेकेंड पर्सन हो जो सुन रहे हो। बोलने वाला मतलब स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जिससे हम बोल रहे हैं वो है सेकेंड पर्सन मतलब यू, और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो है थर्ड पर्सन मतलब दे, ही, शी, इट। मतलब किसी के बारे में तो बोल रहे हैं, अभी हम किसके बारे में समझा रहे हैं, पढ़ाई के बारे में, तो स्टडी क्या है यहाँ, थर्ड पर्सन। तो इसलिए तो जिसके बारे में अगर हम बोल रहे हैं, यू नो वन थिंग, ही इज अ बैड बॉय, तो हम है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, तुम लोग हो सेकेंड पर्सन, और वो ही है थर्ड पर्सन। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग का प्रोनाउन है। अभी इसमें और आगे जाएंगे। अब इसमें तीन तरीके का केस होता है, पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड होता है पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ये याद रखना। सब्जेक्टिव केस ही नॉमिनेटिव केस है। तो एमसीक्यू में अगर देता है ए सब्जेक्टिव केस, बी नॉमिनेटिव केस, सी बोथ, डी नन, तो याद रखना बोथ में टिक देंगे, या कुछ भी है रिटर्न भी है तो दोनों लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो बेसिकली आई, यू, ये सब के बारे में होता है, मतलब जो सब्जेक्ट है, जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो हम बोल रहे हैं आई लाइक चॉकलेट्स, आई तो यहाँ पे चॉकलेट क्या है, नाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। तो आई यहाँ पे है सब्जेक्टिव, हम अपने बारे में बोल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई। यू, हम बोल रहे हैं यू डू नॉट टेल अ बिट, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो यू यहाँ पे क्या है, तुम, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम सब्जेक्ट हो यहाँ पे, तुम ही मेन हो यहाँ पर, जो मेन है उसके बारे में, जिससे बात शुरू हो रहा है, जो है। यहाँ पे देखो ही लाइक्ड मी, ही वो मेरे को लाइक करता है, लाइक करता था, तो ही यहाँ पे क्या है, वो मेरे को लाइक करता था, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है। और वो किसको लाइक करता था, मेरे को, मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव होता है जो मेन है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, जो मेन, जैसे हीरो होता है मेन मूवी में, बाकी लोग भी होते हैं पर हीरो उसमें सब्जेक्टिव होता है, जो पूरे मूवी में मेन है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और पॉजिटिव केस क्या होता है, इट शोज ओनरशिप, ओनरशिप मतलब दिस बुक बिलोंग्स टू मी, नहीं यहाँ पे ये नहीं,
बोलेंगे, अगर हम सिंपली बोलेंगे इट इज माई बुक, अगर हम सिंपली बोलते हैं इट इज माई बुक, तो माई क्या है यहाँ पर? माई यहाँ पे सब्जेक्टिव है? Possessive. नहीं, माई यहाँ पे सब्जेक्टिव है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मेरा बुक है, तो यहाँ पे माई है सब्जेक्टिव। पर अगर हम बोल दे दिस बुक इज माइन, अगर हम बोल दे ये बुक मेरा है, देखो मतलब एक ही है। तुम लोग बोलोगे मैम मतलब तो एक ही है, हाँ मतलब तो एक ही है, और माई और माइन दोनों ही प्रोनाउन है। पर अगर हम लोग इस तरीके से बोलते हैं दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे हम लोग उस पे अपना ओनरशिप दिखा रहे हैं, अपना हक दिखा रहे हैं। अगर हम बोलते हैं इट इज माई बुक, तो हम वो सिंपली बोल रहे हैं। हम जब भी माइन, जब भी कोई इस तरह बोलता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि वो कितना रूड है। रूड का यहाँ पे बात नहीं है, वो बहुत प्रेशराइज दे करके बोल रहा है, बहुत प्रेशर दे के बोल रहा है कि ये बुक मेरा है, तो यहाँ पे माइन हो जाता है। अगर आवर को आवर्स कर दे तो आवर्स हो जाता है पॉजिटिव, आवर होता है सब्जेक्टिव, पर आवर्स कर दे तो हो जाएगा पॉजिटिव। योर या Possessive योर्स, pronoun. जब कोई बोलता है आई एम ओनली योर्स, जब भी देखना कोई ऐसे बोलता है आई एम ओनली योर्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तो योर्स मतलब क्या, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मतलब एक ओनरशिप जनरेट होता है कि सिर्फ तुम मेरे हो, यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो। तो यहाँ पे माइन योर्स ऑटोमेटिकली देखना एक ओनरशिप क्रिएट होता है, एक हक आ जाता है, लगता है उस चीज के ऊपर मेरा हक है, ऑटोमेटिकली सेंटेंस का मीनिंग कुछ वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव केस का मतलब होता है ओनरशिप तैयार हो जाना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे रिलेटिव प्रोनाउन में। तो जैसा कि हम बोले पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग किसी इंसान का बात करते हैं, लिविंग थिंग का बात करते हैं, पर रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ते हुए बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, इसलिए हम लिखे हैं यूज टू कनेक्ट द क्लॉज और फ्रेज। जैसे हम लोग देखना टैक्स में जनरली विचेवर यूज होता है, ऐसे यूज होता है कि 31 जनवरी और नहीं, सोचो किसी, हम तुमको बोलना चाहते हैं कि 50,000 रुपीज तुम लोग को मेरे को देना है, या फिर 10% ऑफ रेवेन्यू, 10% ऑफ सेल्स, या फिर 50,000, दोनों में जो कम होगा वो हम लेंगे। तो हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? 50,000 और 10% ऑफ सेल, विच एवर इज लोअर। तो हम उस दो सेंटेंस को जोड़ते हुए बोल रहे हैं कि 50,000 या फिर 10% सेल्स का, उन दोनों में जो लोअर होगा वो हम लेंगे, उन दोनों में। तो हम दो चीज को जोड़ रहे हैं, तो दैट इज प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच एवर 50,000 और 10% ऑफ सेल्स, विच एवर इज लोअर। अगर हम बोल रहे हैं हु, जैसे अगर हम बोल रहे हैं राम हु इज माई ब्रदर, तो हम क्या किए, राम को खुद से कनेक्ट किए, राम ही है जो मेरा भाई है। तो हम दो सेंटेंस पे बोल सकते थे राम, हम सिंपली बोल सकते थे राम इज माई ब्रदर, इसमें माई हो जाता प्रोनाउन और माई हो जाता पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम किसी सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को इस तरह बोल रहे हैं कि राम हु इज माई ब्रदर इज नॉट वेल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं राम, देखो कैसे सेंटेंस चेंज हो जाता है। अगर हम बोलते हैं राम इज माई ब्रदर, ही इज नॉट वेल, तो हम क्या किए, माई इसमें प्रोनाउन है, इसमें ही प्रोनाउन है, ठीक है, और दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं राम हु इज माई ब्रदर इज नॉट वेल, तो हम क्या किए, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को कंबाइन करके बोल दिए, और यहाँ पे हु क्या है, कौन इस दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, हु, हु ही है जो इस सेंटेंस को जोड़ा है, वरना बाकी सारा बात तो इसमें भी था, ये सारा बात हम इसमें भी लिखे हैं। सिर्फ ये हु है जो इस दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना रहा है।
जो दो दो और हु हम किसके लिए। अब तुम लोग बोलोगे आगे जाके कि मैम कंजंक्शन ये सब होता है तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को तो कंजंक्शन कहते हैं। हम बोलेंगे हु किसके लिए यूज कर रहे हैं, राम के लिए। तो अगर कोई भी वर्ड नाउन की जगह पे यूज करते हैं तो हम लोग उसको प्रोनाउन कहते हैं। हु हम किसके लिए बोले, राम के लिए। राम क्या है, नाउन, इसलिए हु है प्रोनाउन। जो भी वर्ड नाउन की जगह पे यूज होगा वो प्रोनाउन तो है, और वो नाउन का हेल्प लेके सेंटेंस जोड़ रहा है तो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए आगे चल के अगर तुम लोग बोलोगे मैम कंजंक्शन में आप बोल रहे हैं दो सेंटेंस को तो जोड़ने वाला एंड बट ये सब दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो मैम वहां पे तो आप हु बोले, तो हम बोलेंगे एंड क्या किसी नाउन के लिए लगाते हैं, नहीं। बट क्या किसी नाउन के लिए लगाते हैं, नहीं। पर हु हम लोग राम के लिए लगाए हैं, और राम क्या है, नाउन। Yes, अब हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ही कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। द पर्सन हु वन द रेस ट्रेंड, जो पर्सन रेस को जीता है वो ट्रेंड था। तो हम क्या बोलना चाहते थे, द पर्सन वन द रेस, पर्सन ने रेस को जीता। द पर्सन वॉज ट्रेंड, वो इंसान वो पर्सन ट्रेंड था। हम दो सेंटेंस को जोड़कर ज्वाइन करके बोल रहे हैं हु से, कि जो पर्सन रेस जीता वो ट्रेंड था। द शर्ट दैट आई बॉट येस्टरडे स्टेन्ड, जो शर्ट हम कल खरीदे थे आज उसमें दाग लग गया है। ठीक है, तो हमको दो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, हम कल एक शर्ट खरीदे थे, पहला बात। दूसरा बात, उस शर्ट में दाग लग गया है, स्टेन मतलब दाग, उस शर्ट में स्टेन लग गया है। हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज कर रहे हैं, और दैट का वर्ड क्या है, द शर्ट दैट आई बॉट, जो शर्ट हम खरीदे थे, तो दैट रिप्रेजेंट शर्ट, और शर्ट इज अ नाउन। दाल which we eat at least twice a week is my favorite, दाल जो हम लोग वीक में 2 बार खाते हैं मेरा फेवरेट है। तो हम दो सेंटेंस बोल सकते थे कि दाल वी ईट एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक, दाल हम लोग वीक में 2 बार खाते हैं, दाल इज माय फेवरेट, और दाल मेरा फेवरेट है। पर हम क्या किए, इसको जोड़ दिए, एक सेंटेंस बना दिए, किससे, विच से। दाल विच वी ईट, दाल जो हम खाते हैं, यहाँ पे विच कौन है, दाल, और दाल क्या है, नाउन। इस तरह ये रिलेटिव है। अब है हम लोग का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन को एक्सप्लेन करता है कि नाउन कैसा है, नाउन का क्वालिटी बताता है। जैसे राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, पर मेरा क्वेश्चन है राम कैसा है, हाउ, तो हाउ का आंसर कौन दिया है, एडजेक्टिव। तो अगर हम पूछते हैं हाउ नाउन को लेके, तो बोलते हैं ये वो एडजेक्टिव है। तो गुड क्या हुआ, राम इज अ गुड बॉय, बॉय तो वो नाउन तो बॉय है, पर वो कैसा लड़का है, हाउ कैसा है, गुड है। शी इज अ गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, पर कैसी है, ब्यूटीफुल है। शी शी हैज अ बेबी, तो हम बोल रहे हैं शी हैज अ बेबी, बेबी नाउन है, पर कैसा बेबी, स्मॉल बेबी। येलो, फोर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। हम बोल रहे हैं आई हैव एप्पल्स, तो तुम लोग पूछोगे कितना एप्पल, तो यहाँ पे हाउ मेनी भी आ जाता है, तो इसलिए हाउ वाला सारा वर्ड बोल रहे हैं। तो हाउ मेनी एप्पल्स, 4 एप्पल्स, तो 4 क्या है हम लोगों का, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का एक टाइप है कंपाउंड एडजेक्टिव। यही सब हम क्यों चुनकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब ही मेन पोर्शन है जिससे क्वेश्चन पूछेगा। कंपाउंड एडजेक्टिव, two or more words can be joined with a hyphen to form a compound adjective। जब भी ऐसे सेंटेंस लिखा रहता है ना, गवर्नमेंट फिनेंस प्रोजेक्ट, एक हाइफेन से जोड़ा हुआ रहता है। प्रोजेक्ट तो है, प्रोजेक्ट क्या है, नाउन है। तुम लोग बोले कि मैम आई गॉट अ प्रोजेक्ट, हम बोलेंगे कैसा प्रोजेक्ट। तुम लोग मेरे को बोलोगे मैम गवर्नमेंट फिनेंस प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का फिनेंस किया हुआ प्रोजेक्ट है, तो उसको कैसे, गवर्नमेंट फिनेंस प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, गवर्नमेंट फिनेंस्ड है,
और गवर्नमेंट फिनेंस्ड एक हाइफन से जुड़ा हुआ है, देन इट इज अ कंपाउंड एडजेक्टिव। इसके बाद आते हैं हम लोग वर्ब में। वर्ब का मतलब सबको पता है, डू, मतलब कुछ करना, डूइंग, कुछ भी करना, हिंदी में से क्रिया कहते हैं, कुछ भी करना इज वर्ब। ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड में इसे वर्बन कहते थे। वर्बन का मतलब होता है वर्ड। ये सब एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए हम लिखवाए हैं। ये नॉलेज हम लोग को पहले नहीं था जब हम लोग बचपन में इंग्लिश पढ़े थे, कि लैटिन वर्ड है वर्बन। तो बहुत बार पूछता है ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, स्पेनिश है, या इंडिया का वर्ड है, कहाँ का ओरिजिन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब वर्ड लैटिन से आया है और इसका मतलब ही है वर्ड। तो वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग जब किसी का कुछ करने को मार्क करते हैं, जैसे राम रन्स, नहीं, राम इज ईटिंग अ चॉकलेट। तो ईटिंग क्या है, खाना, खाना इज वर्ब। कुछ भी करने को हम लोग कहते हैं। तो याद रखो, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाएगा ना मैम? तो अगर हम लोग सिंपल बात है, डूइंग याद रखो, डूइंग का मतलब होता है वर्ब। जैसे प्लेइंग, ईटिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा, ये सब होता है हम लोग का वर्ब। कोई भी चीज, खेलना, खाना, पढ़ना, ये सब है हम लोग का काम। तो वर्ब को और डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, देखो, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन का क्वालिटी बताता है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब का क्वालिटी बताता है। तो बहुत अच्छे से याद रखो, जो भी चीज वर्ब का क्वालिटी बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं, और जो नाउन का क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि हम बोल रहे थे राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें नाउन पहले पिक करेंगे। देखो, हम बोल रहे हैं राम इज अ गुड बॉय। हम बोलेंगे इसमें नाउन पिक करो, तुम लोग बोलोगे मैम राम और बॉय। हम बोलेंगे कैसा लड़का है, तुम लोग बोलोगे मैम गुड लड़का है। तो ये है नाउन, और ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन कैसा है, गुड है। और अगर हम बोल रहे हैं राम रैंस वेरी, नहीं, राम रैंस फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ा। तो रैन क्या है, वर्ब, कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तो ये है वर्ब। और वर्ब कैसे हुआ, कैसे दौड़ा था, फास्ट दौड़ा था। तो बेसिकली नाउन को एक्सप्लेन करने वाला होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला एडवर्ब। होता है एडवर्ब। तो यहाँ हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और आगे अगर जाएं, तो एडजेक्टिव जो होता है वो सिर्फ नाउन को एक्सप्लेन करता है और किसी चीज को नहीं। मतलब जो एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ किसको एक्सप्लेन करता है, नाउन को, नाउन कैसा है बस वो वही बताएगा और कुछ नहीं। पर एडवर्ब जो होता है वो बताता है वर्ब कैसा है, एडजेक्टिव कैसा है। एडजेक्टिव कैसा है मतलब, अगर हम बोल रहे हैं राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो एडजेक्टिव क्या है, गुड। पर गुड में भी हम बोल रहे हैं कितना गुड है, मैम वेरी गुड है। तो वेरी इज एडवर्ब। जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है वो एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन कर रहा है वो एडवर्ब। तो एडवर्ब दोनों को एक्सप्लेन करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी। जैसे इसमें इसमें तो एडवर्ब फास्ट था, इसमें भी एक एडवर्ब है, जबकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। तो जरूरी नहीं है जिस सेंटेंस में वर्ब होगा उसी में एडवर्ब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि याद रखना पड़ेगा, एडवर्ब वर्ब को भी एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर कोई बोलता है, रुको हम बताते, हाँ मेरा लिखा हुआ है। अगर हम बोलते हैं द कैमल वॉक्स स्लोली, तो जो कैमल है वो वॉक कर रहा है, स्लोली कर रहा है। तो यहाँ वॉक क्या है, वर्ब है,
वो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैमल वॉक करता है स्लोली, स्लोली इज एडवर्ब। द लायन रोर्स लाउडली, लायन रोर कर रहा है पर लाउडली, रोर क्या है वर्ब, क्योंकि वो कर रहा है, और कैसे कर रहा है, लाउडली कर रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन किया। मोहित वर्कड वेरी हार्ड टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट, मोहित बहुत हार्ड काम किया, बहुत मेहनत किया, मेहनत मतलब मेहनत तो है एडजेक्टिव, क्योंकि बहुत मेहनत किया इज एडवर्ब, तो यहाँ पे हार्ड है एडजेक्टिव, हार्ड सॉफ्ट ये सब सब क्या है एडजेक्टिव, और बहुत मेहनत किया इज एडवर्ब। द बुके लुक सो ब्यूटीफुल, बुके बहुत ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल तो बुके को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये है एडजेक्टिव। बुके कैसा है, सुंदर है, कितना सुंदर है, सो ब्यूटीफुल, तो सो इज वो एडवर्ब और ये एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें है अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो प्रीपोजिशन का मतलब होता है जहां हम लोग, ये सारा वर्ड एक्चुअली प्रीपोजिशन है, ये तुम लोग पढ़ लेना, इसमें सारे से तो सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं बता सकते, टोटल अगर बोले तो 150 प्रीपोजिशन होता है, 150 वर्ड है प्रीपोजिशन का, उतना लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम कुछ लिखे हैं। जैसे हम बता रहे हैं आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, तो फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम एग्जैक्टली समझा नहीं सकते कि किसको कहते हैं प्रीपोजिशन, पर हम कोई, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, हम देहरादून से आ रहे, फ्रॉम मतलब से। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, ऑफ, ये ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता क्या है, एग्जैक्टली हम लोग को नहीं समझ में आता है ये ऑफ का मतलब क्या है। इस ऑफ का मतलब है जब कोई चीज किसी चीज को छोड़ रहा होता है, जैसे गेट ऑफ आउट ऑफ द बेड, मतलब बेड से उठो, बेड छोड़कर उठो। हम लोग जब बोलते हैं कि माय फोन हैज बीन स्विच्ड ऑफ, इसका मतलब होता है फोन स्विच ऑफ का मतलब, ऑफ मतलब बंद नहीं हो गया है, बैटरी छोड़ दिया है फोन को, फोन का बैटरी उसको छोड़ दिया है, तो इसलिए हम कोशिश किए हैं ऑफ का मीनिंग लिखाने का, व्हेन समथिंग लीव सम एनीथिंग, जब एक चीज दूसरे चीज को छोड़ देता है तब हम लोग ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे जब हम लोग बोलते हैं वी ब्रोक ऑफ, हम लोग एक दूसरे को छोड़ दिए हैं, तो इस टाइम पे यूज करते हैं ऑफ। तो हमेशा ओ डबल एफ ऑफ का यूज तभी करेंगे जब हम लोग किसी चीज को छोड़ रहे हैं। तो आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, हम मोबाइल को बेड से उठा लिए, तो मोबाइल ने बेड को छोड़ दिया है, तो हम लोग यूज करेंगे ऑफ। मतलब अगर कोई बोलता है आई पिक्ड द मोबाइल फ्रॉम द बेड, दैट इज रॉन्ग। फ्रॉम द बेड मतलब हम, कोई इस तरह भी बोल सकता है कि हम मोबाइल को बेड से उठा लिए हैं, ये वहां पे अगर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जाओ तो दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, हम लोग डेली में बोलते हैं बट दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, तो अगर हम इस तरह बोलेंगे तो ये करेक्ट इंग्लिश है। फिर अगर हम बोलते हैं सिंस 2 AM, सिंस 1998, मतलब हम किसी टाइम का, किसी दिन का बात कर रहे हैं तुम लोग से, कि सिंस 2 AM आई हैवंट स्लीप, हम 2 बजे से सोए हुए नहीं है, सोए नहीं है, तो सिंस है हम लोग का प्रीपोजिशन। उसके बाद है कंजंक्शन, तो इतना मेजर वर्ड से तुम लोग याद कर लेना। फिर आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, जो हम पीछे बता रहे थे, इट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस। जैसे कि जब हम बोलते हैं आई विल ईट बटर नान एंड पनीर, तो हम बटर नान और पनीर साथ में खाएंगे, यही मतलब है इसका, तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं, साथ में ही चाहिए मेरे को। आई वॉन्ट पेन एंड इंक, तो हमको पेन और इंक दोनों चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं मंथन एंड हर्षिता, तो हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंड, बट, ये सारे वर्ड, बिकॉज। अच्छा, कोई मेरे को बोलेगा मैम सिंस कंजंक्शन में भी है, सिंस प्रीपोजिशन में भी है, तो ये वर्ड कैसे है, ये एक्सेप्शन वर्ड है, सिंस याद रहे दोनों में होता है,
सेंटेंस डिपेंड करता है। अगर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सीन्स यूज हुआ है तो वो कंजंक्शन है। अगर सीन्स बोलकर हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो प्रीपोजिशन है। तो सीन्स से अगर कोई सेंटेंस मैम स्टार्ट एक बार कर और रहे, बताइए फिर। बोल ही तो रहे हैं, बोल मैम रहा है कि सीन्स से अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं देन इट इज प्रीपोजिशन, और सीन्स अगर कहीं बीच में लगा हुआ है देन इट इज कंजंक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में ध्यान से देखना, अगर स्टार्टिंग में सीन्स लिखा हुआ है देन इट इज प्रीपोजिशन, अगर दो सेंटेंस के बीच में कहीं पे सीन्स लिखा हुआ है देन इट इज कंजंक्शन। तो सीन्स यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे वहां पे इट एक एक्सेप्शन था, तो सीन्स को अंडरलाइन कर लो। अब है ही हु वाज अभी विथ समझ में मी। आया डिफरेंस। हाँ ठीक। ही हु वाज विथ मी इज माय ब्रदर। यहाँ पे हु क्या है, देखो हम ये सेम सेंटेंस पीछे भी समझाए थे, यहाँ भी लिखे हैं वी रिसीव्ड योर लेटर। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में कैसा है जो दो चीज एक जैसा ही है। हम पीछे इसी का एग्जाम्पल दिए थे, ये वाला, ठीक है। इस टाइम पे हम इसको क्या बोले थे, प्रोनाउन। तो अगर हम लोग को बोलता है कि इससे फाइंड करो हु क्या है, तो ये दोनों है। हु हम लोग का प्रोनाउन भी है, हु हम लोग का कंजंक्शन भी है। क्यों, देखो यहाँ पे ये प्रोनाउन है क्योंकि ये राम को एक्सप्लेन कर रहा है। जो भी वर्ड राम को एक्सप्लेन करता है, नाउन को एक्सप्लेन करता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। पर अगर कंजंक्शन के व्यू पॉइंट से जाओ तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन भी है। तो ये दोनों की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, तो हु भी एक एक्सेप्शन है। तो हु को भी मार्क करके रख लो, ये प्रोनाउन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। तो अगर हम लोग को बोलता है पिक प्रोनाउन, तब इसको फाइंड कर लेंगे, बोलेगा पिक कंजंक्शन तब भी इसको फाइंड कर देंगे, और बोलेगा हु क्या क्या है तो दोनों लिखेंगे। ये सब याद रखना। अब इस यहाँ पे ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ही को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम। एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। प्रोनाउन है, क्या, कंजंक्शन सॉरी। इसके बाद यहाँ बोल रहा है, ये एक फर्स्ट टाइम तुम लोग सुने होंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन एक न्यू चीज है जो बच्चों में मतलब छोटे क्लासेस में नहीं पढ़ाता है। कंजंक्शन में बी यूज्ड इन पेयर। जब भी कंजंक्शन किसी पेयर में यूज होता है हम लोग कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे नाइदर नॉर, ही इज नाइदर माय फ्रेंड नॉर ही इज माय ब्रदर। तो यहाँ पे ना वो मेरा फ्रेंड है ना वो मेरा भाई है, तो दिस इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, नाइदर नॉर, आइदर और। नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली माय ब्रदर, ही इज ऑल्सो माय फ्रेंड। तो ही इज नॉट ओनली माय ब्रदर, वो सिर्फ मेरा भाई नहीं है। यहाँ पे नॉट ओनली इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये लर्न रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिस से होगा। ये एक बार में लर्न तो होगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रामर है तो एक दिन में तो सीखना पॉसिबल नहीं है। बट ऑल्सो, हम लोग बहुत बार बट ऑल्सो भी बोलकर सेंटेंस बोलते हैं, बोथ एंड। तो वेदर और, यू विल, वेदर यू विल ज्वाइन और नॉट, हम लोग ऐसे बोलते हैं वेदर यू विल ज्वाइन और नॉट। तो देन वेदर और इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, वर्ड्स which are used in a sentence to express strong emotions and feelings। इंटरजेक्शन एक्चुअली ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये बात हम लोग को छोटे में नहीं बताता है, बट सीनियर जब हम लोग इंग्लिश को हाई लेवल पे पढ़ते हैं, देखो ऐसे तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाला गया है क्योंकि ये इंग्लिश में यूज होता है। पर अगर प्रैक्टिकली बोले तो इंटरजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का इसमें कोई रोल नहीं है। बट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग किसी को हाय बोल के सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ग्रामर जैसा कुछ नहीं है।
पर हाई क्या है, इंटरजेक्शन है। अगर वो कोई वर्ड है तो कुछ तो होगा ना, इसलिए उसे इंटरजेक्शन कह दिया गया है। जैसे एलास बोलते हैं, जब भी कुछ बहुत खराब हो जाता है हम लोग बोलते हैं एलास, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, तो वो सो गया था। तो एलास जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ये भी तुम लोग अपने याद के लिए लिख सकते हो। एक्सक्लेमेशन साइन इज देयर, जिसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन होता है, जैसे ओ, फिर एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है। कोई भी इंग्लिश का स्टोरी पढ़ना, उसमें ओ में एक सेंटेंस ये देगा, हाई के बाद एक्सक्लेमेशन देगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सक्लेमेशन हो ही, हम ये तुम लोग को याद रखने के लिए एक लेवल तक बता रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन होता है। ये बुक में कहीं नहीं लिखा है, हम तुम लोग को याद रहे इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर हो गया। अच्छा, अब हम लोग एंटर करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस में। देखो ये बहुत बहुत इजी है और एग्जाम में आता ही है। ये क्या अभी आप वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें बोल रहा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है। एक्टिव वॉइस में हम लोग किसी भी बात को बहुत सिंपली बोलते हैं, जैसे आई एम ईटिंग फूड, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग जब सीधा बात करते हैं ना, दिस इज एक्टिव वॉइस। जब किसी बात को घुमा कर करते हैं ना, तब हम लोग उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे फूड इज बीइंग ईटेन बाय मी, हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं आई एम ईटिंग फूड, तो हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में। अगर हम इस बात को बोल रहे हैं खाना मेरे द्वारा खाया गया है, ये घुमा के हम हिंदी हिंदी में भी कोई ऐसे नहीं बोलता है। तो जब हम लोग सीधा सीधी हिंदी बोलते हैं देन इट इज एक्टिव वॉइस, और किसी सेंटेंस को घुमा कर बोल रहे हैं तब हम लोग बोलते हैं वो पैसिव वॉइस है। और एक चीज क्या काम का बात है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस लिखा है आई एम ईटिंग फूड, आई क्या है, सब्जेक्ट, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। हम तो मेन है, इसमें हम सब्जेक्ट है, पीछे भी पढ़ा है सब्जेक्टिव मतलब जो मेन है, जो कर रहा है, जो हीरो है सेंटेंस का। तो आई, हम खाना खा रहे हैं, तो खाना क्या है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। बीच में है वर्ब, ईटिंग क्या है, वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसमें भी देखो वी सब्जेक्ट है, हम लोग। क्रिकेट क्या है, हम वो ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। फूड इज बीइंग इटेन बाय मी, फूड क्या था, ऑब्जेक्ट था। फूड को हम खा रहे हैं, तो फूड ऑब्जेक्ट है, ये पहले है, और हम खा रहे हैं, हम ही तो मेन है, हमको बाद में लिखा गया है, तो दैट इज सब्जेक्ट। और बीइंग इटेन वर्ब है। इटेन, इटेन अकेला नहीं होता है, इटेन के साथ बीइंग लगता है, तो बीइंग इटेन इज वर्ब। तो ये मेन बात है। कोई भी सेंटेंस में अगर फाइंड करने बोलेगा, फाइंड मतलब बताओ कि ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, तो क्या सेंटेंस अच्छा है कि नहीं है, ऐसे थोड़ी समझने लगेंगे। उसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट पहले है और ऑब्जेक्ट बाद में है, तो वो एक्टिव है। ऑब्जेक्ट पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, तो वो पैसिव है। पढ़कर नहीं बोलेंगे हाँ हमको ये सीधा सीधी बात लग रहा है तो ये एक्टिव है, ये लग रहा है कि घुमा के बोला है तो ये पैसिव है, ऐसे लग रहा है पे ग्रामर नहीं करते हैं, कोई लॉजिक है। तो लॉजिक हम क्लियरली लिखवा दिए हैं। अब जैसे कि हम एक सम दिए हैं, सम बोल रहे हैं, एक सेंटेंस दिए हैं, सेलेक्ट वन सेंटेंस विच इज पैसिव वॉइस, ये एग्जाम में आएगा ही, मस्ट है। तो बोल रहा है एक सेंटेंस चूज करो जो पैसिव वॉइस है। बोल रहा है शीला वॉज राइटिंग अ लेटर, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। शीला, इसमें आंसर भी लगा हुआ है, बोलने का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ एक्सप्लेन करने दो। शीला वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ये एक्टिव है। इसका 4 पैसिव बनाया है। शीला लेटर लिख रही है, शीला सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ये तो एक्टिव है। इसमें से सही पैसिव क्या है, देखो ये हम चूज करना सिखाते हैं। इसमें स्टूडेंट लोग 90% टाइम रॉन्ग करता है, ध्यान से समझो। पहला बात, सभी में ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, तो वैसे तो समझ नहीं पाएंगे कि
पैसिव कौन सा है, चारों को ही देखो पैसिव बताया है, तो यहाँ पे ग्रामर घुस जाएगा। अब एक चीज बताते हैं, व्हेन इट इज अ कंटिन्यूअस सेंटेंस, कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसमें आईएनजी लग जाता है। अगर ये सब ग्रामर का पार्ट है, हम फिर भी बता देते हैं, कंटिन्यूअस हम लोग कहते हैं जिसमें आईएनजी लग जाता है, उसको कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। प्लेइंग कंटिन्यूअस है, स्टडिंग कंटिन्यूअस है, राइटिंग कंटिन्यूअस है, क्योंकि आईएनजी लग गया है। तो ये तो क्लियर है कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है। जब भी कोई कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है, उसका पैसिव करोगे तो बीइंग लग जाएगा। अब देखो इसमें बीइंग किस में है, बी में और डी में। अगर कंटिन्यूअस को पैसिव करेंगे तो कभी भी रिटेन रिटेन ये सब नहीं, बीइंग लगेगा। इन दोनों में बीइंग नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को बी और डी में कि बीइंग तो अभी दोनों में है। अब हम बोलेंगे देखो वॉज है, इसमें वॉज है, इसमें इज है, तो अगर मेरा एक्टिव पास्ट टेंस में है तो मेरा ये भी पास्ट टेंस में ही होगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट पैसिव क्या है, ये अ लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय शीला। वाज बीइंग रिटेन, बीइंग क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस था। वाज क्यों, क्योंकि ये भी वाज था। इसके बाद बोल रहा है, और एक सेंटेंस है, समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस। तो ये क्या है, एक्टिव है, हम लोग को सही पैसिव ढूंढना है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस सेंटेंस है, क्योंकि आईएनजी है, तो इसके लिए बीइंग होना चाहिए। अभी देखो तीन में ये लोग बीइंग दे दिया है, तो ए तो क्लियरली रॉन्ग है, बी मैम बी सी का डी। आंसर होगा। अरे हम तो टिक दे दिए, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। तीनों ही बीइंग होगा, ये क्लियर है। अभी देखो इसमें बोला है इज, इज क्या है, प्रेजेंट टेंस, और वेयर और हैड क्या है, पास्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट है तो आर भी प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट वाला ही हम लोग टिक लगाए। बीइंग फॉलोड तो इसमें था, पर इज का आर, वेयर और हैड पास्ट टेंस है। अब हम लोग चले गए इसमें, ये वाला मेरे को तुम लोग बताओगे पर बता नहीं पाओगे, हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लेइंग है मतलब कंटिन्यूअस सेंटेंस है, कंटिन्यूअस सेंटेंस के लिए हम लोग को बीइंग चाहिए था। क्लियर बात है, तीनों में सिर्फ इसी में बीइंग है, ठीक है। दूसरा और एक करेक्ट मैच मिल रहा है, ये वेयर है, ये वॉज है, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है।